स्टूडेंट्स अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें नए नए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आज आओ स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था, तो अभी देखते हैं। चलो, आपका एक क्वेश्चन कह रहा है कि हवा के झोंके से, वाह क्या बात है, हवा चल रही है, हवा के झोंके से एक पेड़ है जो कि हवा के झोंके से उसका ऊपरी भाग टूट जाता है, ठीक। ऊपरी भाग टूट गया तो टूट के तो नीचे ही गिरेगा ना, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये हो गया आपका ऊपरी, यानी एक हो गया पेड़, ठीक। अब इसका कहते हैं कि ये इसका जो ऊपरी भाग है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक। अब ये नीचे गिर जाता है और यहाँ पर टच हो जाता है, और यहाँ जो टच हो जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये है 15 मीटर, ठीक। ये 15 मीटर है, ठीक। अब इसके बीच में जो एंगल बना है, इसके बीच में जो एंगल बना है वो 30 डिग्री बना लिया है। क्या कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। हवा के झोंके से पेड़ का एक ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 अंश के कोण पर पृथ्वी को छूता है, यानी 30 अंश के कोण पर पृथ्वी को छूता है, ठीक। पेड़ की कुल ऊंचाई बताओ, यानी कि हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ये वाली हाइट टोटल, ठीक। अब हमें एक अच्छी तरीके से पता है ये बात कि हमें क्या क्या गिवन है, पहले देख लो। बेस गिवन है, एंगल गिवन है, और क्या, और कुछ नहीं गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, हमें एच पता करना है ना पूरा, तो इसको हमने एच मान लिया, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ये वाली हाइट जहाँ से ये टूटा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे से यहाँ तक वो पूरा एक्स हो गया। और यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये वाला टोटल, ये वाला मान लेता हूँ h माइनस एक्स, क्योंकि पूरी हमने h मानी है। तो ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन दोनों तो सेम है, तो जब दोनों सेम है तो भाई h माइनस एक्स मान लेते हैं। और जब h माइनस एक्स मान लेंगे तो अब क्या होगा, अब हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है, और ट्रायंगल क्या कौन सा होगा, ये वाला, और ये है। तो अब क्या करूँ, सीधे सीधे एंगल लगा दो फिर भाई। अब इसमें क्या क्या है, 15 दिया है, और पहले ये दोनों निकालते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ भी सब गिवन है तो आप चाहे जो निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या सुटेबल लग रहा है कि मैं पहले x निकालूंगा फिर h माइनस एक्स निकालूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो tan 30 लेते हैं, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x बाई 15, ठीक। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √1/√3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x बाई 15। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई 5 इंटू √3 इंटू √3, बिल्कुल। तो ये √3 और ये √3 गया, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स, ये बचा टोटल x का वैल्यू 5√3, यानी कि हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो 5√3 मीटर आ गया। चलो, अब 5√3x मिल गया हमें, तो अब क्या करना है, अब हमें इसको निकालना है, क्या, h माइनस एक्स। तो अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें ये वाला पता है और ये वाला निकालना है, यानी कि किसके किसके बीच में रिलेशन देखना है, लंब के और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण के, ठीक है। तो ठीक है, तो जब लंब और कर्ण के बारे में बात करना है तो हमें पता है कि लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में, और साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब यानी x होल डिवाइडेड बाई h माइनस एक्स, ठीक। ये हो गया, ठीक है सर। अब ये जब हो गया तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा 5√3, फिर उसके बाद h माइनस 5√3, ठीक। इतना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये क्या होगा, h माइनस 5√3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10√3, ठीक है सर। अब इसको उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 15√3। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।
तो पूरा हाइट जो हो गया स्टूडेंट्स वो h हो गया, और आपका h कितना है 15√3 मीटर। ठीक, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है जो कि बीच में से कहीं टूट गया है, और टूटने के बाद ये ज़मीन पर टच हो गया है, ज़मीन पर टच हो गया है। उसके बाद ये 15 मीटर दूरी पर टच होता है और 30 अंश का कोण बनाता है। अब जब इतना पता है तो हमें क्या क्या निकालना है, इसकी पूरी हाइट निकालनी है। तो ये हाइट निकालने के लिए हमें ये वाली हाइट और प्लस ये वाली हाइट दोनों चाहिए, और दोनों चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, उसके बाद इसके थ्रू, इन दोनों कंटेंट के थ्रू हम इसको निकाल लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे, ठीक है, इसको निकाल लेंगे इसके थ्रू, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, हाँ, या फिर मैसेज करना, जो भी हो आपको जो सुटेबल लगे। ठीक, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंभे की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। मान लेते हैं कोई दो खंभा है, यानी 2 पोल हैं हमारे पास, ठीक है, देयर आर 2 पोल्स जिनकी लंबाई 1 की 6 मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 की 6 मीटर, और 1 की क्या मान लेते हैं 11 मीटर। मतलब हमें गिवन है 11 मीटर, भाई 11 मीटर है, चलो दिया है। तो अब ये कह रहा है कि ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ठीक है भैया, हम समतल भूमि पर इनको खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक, ये समतल भूमि हो गया आपका। और जब ये समतल भूमि हो गया तो ये कह रहे हैं कि यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। अगर इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो कह रहे हैं कि ऊपरी दूरी के बारे में बताइए, ऊपरी दूरी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अगर कोई बंदा अगर ध्यान से नहीं देखा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, तो डायरेक्टली कह देगा कि जब सीधे पोल खड़े होते हैं तो इनके बीच का सीधे कहेगा कि भाई 12 ही मीटर दूरी होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि हमें इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ना कि ये वाली दूरी, समझ रहे हो। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, मैं इतना मान लेता हूँ, ठीक है। और जब ये 12 है और हमें इतना पूरा पता है, और ये 6 है, तो भाई ये वाली हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 यानी कितना, 5 होगा, 5 मीटर हो जाएगा ये, बिल्कुल। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली दूरी निकालनी है। हमें कौन सी निकालनी है, x वाली दूरी, ठीक, ये वाली दूरी। अब जब ये वाली दूरी निकालनी है तो हमें क्या क्या पता है, हमें ये आधार पता है, लंब पता है, और कर्ण निकालना है। तो कौन नहीं जानता पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सीधे कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। इसको अगर अंग्रेजी में लिखोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, बिल्कुल। तो अब जब ये हो गया तो हमें क्या क्या पता है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है ना। तो एक काम करना है, इसका स्क्वायर रहने दो, ये इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 25 प्लस इसका बेस का कितना है 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, बिल्कुल। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, बिल्कुल। तो जब ये अंडर रूट में आएगा, इनको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 169, और जब 169 का रूट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 मीटर। यानी कि हमारा जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसके बीच में जो ऊपरी सिरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। ये 12 और ये 13, समझ रहे हो ना डिफरेंस, बस यही मैटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। चलो, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, मैं उसको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर में।
वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से दिया रहेगा। आपको लगेगा कि सर ये तो स्पीड एंड टाइम का है, नहीं सर ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, नहीं ये दोनों मिक्स है। क्या समझे? चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ध्वज जानते हो ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 किलोमीटर है, यानी 45। तो ध्वज का लंबाई बताओ। आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये हमारा घर बन गया है। ठीक है, चलो अब ये हमारा घर बन गया है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक झंडा फहरा दिया, ठीक। चलो ये झंडा हो गया हमारा तिरंगा और इसे हमने फहरा दिया। ठीक है सर, अब ये कह रहा है कि इस भवन की लंबाई यानी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर है। और फिर ये कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण, यानी कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से इसका उन्नयन कोण, ध्यान से देखना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 है, बिल्कुल इसका ये 30 है। और उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी कि इस वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 45 और इस वाली लाइन के साथ जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। अब ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब क्या पूछ रहा है सर, x पूछ रहा है या फिर h हम लिख लेते हैं, h ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ सर, h ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, h पूछ रहा है यानी झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब क्या करोगे सर, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं है, बस h है ना, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है, बेस निकालना है। सर क्यों बेस? इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर x निकालोगे तभी तो यहाँ पर h निकाल पाओगे, ठीक। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। x निकालना है और यहाँ से जो एंगल बना है वो कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया tan 30 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये 10 होल डिवाइडेड बाई x। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/√3। तो x इज इक्वल टू 10√3 आ गया मीटर, बिल्कुल। अब जब इतना आ गया तो अब हमें पता है कि अब h निकालना है। तो क्या करोगे, ये पूरी हाइट, अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ना, एक छोटा वाला त्रिभुज था, छोटा वाला ट्रायंगल, उसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अब जब बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया तो इसमें क्या, h + 10 फिर होल डिवाइडेड बाई x, तभी तो बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h + 10 होल डिवाइडेड बाई 10√3 x, बिल्कुल। चलो जब इतना आ गया तो ये tan 45 का मान किसको किसको नहीं आता भाई, tan 45 का मान कितना होता है, सभी जानता हो, बच्चा बच्चा जानता होगा, 1 होता है सर। अब जब 1 होता है तो क्या करना है, इसको इस तरफ भेज दो, तो h + 10 इज इक्वल टू 10√3 आ जाएगा। अब जब इतना आ गया तो सर इस 10 को उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लो, √3 - 1। अब इस तरीके से कहा जाए तो आप कितना निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 10। और √3 का वैल्यू कौन कौन नहीं जानता भाई, √3 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए,
7.321, सॉरी 7 पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी 1.732, ठीक। ये √3 का वैल्यू है, ठीक। अगर √2 की बात करें, अगर √2 की बात मतलब ऐसे ऐसे सारे वैल्यू 1.414, ठीक। इस तरीके से जितने भी वैल्यू होंगे सारे वैल्यू आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी, यानी कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो √2 और √3 का वैल्यू तो याद ही कर सकते हो ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलो, तो √3 का वैल्यू कितना हो गया, 1.732 - 1 = 10 इंटू, अब इसमें से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.732। जब सॉल्व करोगे तो 7.32 ये आएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर, समझ रहे हो। चलो, तो जब इतना आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो किस तरीके से करना है। कुछ नहीं, सबसे पहले बेस निकाल लेना है, बेस निकालने के बाद फिर जो ऊपर हाइट दी रहेगी हाइट को निकाल लेना है। आपको समझाने में जितना समय लग रहा है उससे कहीं कम समय मुझे इसको सॉल्व करने में लगता, ठीक है। तो आप इजीली कर पाओगे। ये जो प्रोसेस है ना, ये बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। प्रोसेस ध्यान में नहीं रखोगे तो इतना याद रखना कि बस कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या क्या करना होता है, बस इतना जान लो, ठीक है। और क्वेश्चन के टाइप को समझो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपके समझ लो कि दिमाग उस समय उतना ही काम करेगा जितना आपको, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस किए रहोगे। अगर आप प्रैक्टिस कम किए हो तो कम काम करेगा, और ज़्यादा किए रहोगे तो ज़्यादा काम करेगा। तो बस इतना याद रखना कि मोर देन सफिशिएंट टाइप का, मतलब जितने भी क्वेश्चंस करना है कर डालो, ठीक है। कम से कम अगर एक चैप्टर से कर रहे हो क्वेश्चंस तो कम से कम आपको करना है 30 या 40 क्वेश्चंस कर डालो, ठीक। और वो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सब अलग अलग कर डालो। मैंने जैसे कहा था कि एक टाइप के क्वेश्चंस को अगर 5 बार लगा लेते हो, 10 बार लगा लेते हो तो आपके वो आदत में आ जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसके कहने का मतलब सुनो, इसके कहने का मतलब ये कह रहा है कि जिस समय हमारा जो मीनार होता है, मान लो एक मीनार है, ठीक, एक मीनार है, वो ये कह रहा है कि एक समय सूर्य होता है किस साइड में, मैं कह रहा हूँ कि एक साइड में होता है इधर 60 डिग्री पे, ठीक। मैं कह रहा हूँ सूर्य दादा हमारे जो है एक बार 60 डिग्री पे हैं, ठीक। अब 60 डिग्री पे हैं, यानी कि 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री का मतलब होता है ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक, यहाँ से 60 बना रहे हैं, यहाँ से 60 डिग्री बना रहे हैं। अब जब यहाँ से 60 बना रहे हैं और फिर उसके बाद अब सूरज दादा तो ढलेंगे ना थोड़ी देर, अब फिर ये नीचे आ गए। अब जब ये नीचे आ गए, ध्यान से देखना, जब ये नीचे आ गए तो इनकी जो दूरी है, इनकी जो छाया की दूरी है, समझ रहे हो, इनके जो एंगल है वो बढ़ जाएगी, वो मतलब एंगल जो है वो घट जाएगी और जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो गई और डिस्टेंस आपका कह रहे हैं कि यहाँ 60 से और यहाँ यहाँ तक गए तो ये 40 मीटर तय कर गए, 40 मीटर तय करके गए हैं। तो अब हमें ये दिया है, ये एंगल दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि मीनार की लंबाई बताइए। अब हमें ये h बताना है, मीनार की लंबाई बताइए, h बताना है। तो h बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं सर यहाँ x होता है, ये इसका जो आधार है, पहले 60 डिग्री पर जब थे तो उन्होंने इतनी देर के लिए इतनी दूरी छाया बना के रखा था, अपना मीनार का छाया था। चलो, तो जब छाया था तो भाई एक काम करते हैं, इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। पहले इन दोनों में रिलेशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan 60 = h/x। बिल्कुल, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा h = x √3। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई h = x = h/√3। अब सामने जो आएगा जिसमें सुटेबल पड़ेगा वो अपने हिसाब से निकल जाएगा। चलो, तो अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बड़ी वाली वो लेना है, क्या लेना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारा tan 30 डिग्री।
tan 30 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा h होल डिवाइडेड बाई 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। अब क्या करना है, हमें h वैल्यू निकालना है ना, तो x की जगह पे ये वाला वैल्यू रख दो। क्या करोगे, x की जगह पे वो वाला वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा h बाई, फिर ये क्या हो जाएगा 40, इधर 1/√3 यानी कि प्लस h/√3। ठीक, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40√3 प्लस h होल डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू, ये जाएगा h√3। अब इस √3 को उस तरफ भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40√3 प्लस h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3h। अब क्या करना है, h को उस तरफ भेजो। अब h को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 40√3। अब क्या करना है, 2 को उस तरफ भेज दो तो h इज इक्वल टू 20√3। फाइनल आंसर। तो हाइट ऐसे निकल गई आपकी। तो सिंपल था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्या करना था इसमें, हमें क्या क्या गिवन था, देखो जब डाटा कम दिया रहे ना तो बस अपने हिसाब से मानना होता है। ध्यान से देखना, उन्होंने केवल इतना दिया था कि जब यहाँ पर थे तो 60 डिग्री बन रही थी, जब नीचे आ गए तो 30 डिग्री बन रही है। लेकिन 60 डिग्री से 30 डिग्री तक जाने के लिए उन्होंने 40 मीटर दूरी तय कर ली, और इतना दूरी छाया जब उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिया तो हमें क्या क्या नहीं पता है, इसमें मीनार की लंबाई नहीं पता है और ये नहीं पता है। अब वो जो चाहते सो पूछ सकते थे, ये h पूछ सकते थे या फिर इनकी जो पहले छाया थी वो पूछ सकते थे, इनमें से दोनों आपसे पूछा जा सकता था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, बस ध्यान से इनको टैकल करना, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं कि अब आगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस एक बार अगर क्वेश्चंस पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस अगर बनाना आ गया, इस तरीके से डायग्राम अगर आपने बना लिया तो सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगेगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के वो करना आना चाहिए, फ्रेम करना आना चाहिए कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करोगे तो ज़्यादा बढ़िया कर पाओगे। और याद रखना, डिप्लोमा में या फिर जब भी जहाँ भी आप जा रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना कि वहाँ पर आपके लिए इमेजिन करने के पोर्शन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर इमेजिन करने के पोर्शन ज़्यादा रहते हैं। इमेजिन हर जगह, अगर गलती से इलेक्ट्रिकल मिल गया तो ज़िंदगी भर इमेजिन करते रह जाओगे, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड P से, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट P है, ठीक। रॉकेट लॉन्चिंग पैड से एक जो एरोप्लेन है, यानी कि आपका जो ये रॉकेट है, वो P जगह से आपका ऊर्ध्वाधर छोड़ा गया। ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, वो डायरेक्टली छोड़ा गया, ठीक है सर। अब वो जाते जाते कितना दूर गया, 40 किलोमीटर तय कर गया। सर 40 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया, उसने 60 डिग्री एंगल बना के क्या किया, फिर 40 किलोमीटर चला। तो 60 डिग्री मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। यहाँ से 60 डिग्री ये बन गया, ठीक है सर। अब ये 40 किलोमीटर चला, बिल्कुल 40 किलोमीटर चल गया, तो ठीक है सर। तो अब ये पूछ रहा है कि इस स्थिति में जो रॉकेट है आपका, वो ज़मीन से, यानी कि यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, बस ये पूछ रहा है। यानी कि ये ज़मीन से आपका कितनी ऊंचाई पर है, ये मान लेते हैं। ये तो आपका 40 है, बिल्कुल, क्योंकि इसके बराबर है, ठीक। 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब ये वाला पोर्शन हमें नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं h, ठीक। h मान लेते हैं। अब हमें क्या क्या पता है सर, हमें h के बारे मतलब 40 पता है, ये वाला कर्ण पता है, एंगल पता है, और इसे हमें निकालना है। इतना निकालना है ना, तो हमें क्या क्या पता है, बिल्कुल। और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, लंब बटे कर्ण, बिल्कुल, ये हो जाएगा 40।
अब अच्छी तरीके से पता है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू h/40, और ये गया 2 बार 20 टाइम्स, तो फिर ये इधर गया तो h का वैल्यू कितना आ गया 20√3, ये h का वैल्यू आ गया बिल्कुल। अब इसकी टोटल हाइट कितनी हुई सर, टोटल हाइट कितना हो गया h+40 हो गया टोटल ना, h+40 यानी कि ये हो जाएगा 20√3 + 40। अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, सॉल्व कर लो इसे। अब सॉल्व करने के बाद जो आंसर है, कभी कभी ऑप्शन डायरेक्ट दे देता है तो डायरेक्ट मार्क चले आना, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। आपको बस कहानी जैसे जैसे वो कहानी पढ़ता जा रहा है, कैसे जैसे जैसे बोलता जा रहा है, बस वैसे वैसे करना है। एक लॉन्चिंग पैड से डायरेक्ट रॉकेट ऊपर की ओर जाता है ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर जाता है 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना के इधर आता है। इधर आने के बाद यहाँ से ये 40 किलोमीटर यहाँ पर भी तय करता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद इसकी हाइट क्या है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या बताएं। चलो देखते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोग इजीली कर पाओगे। हवाई जहाज़ वाला ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा ध्यान से, बड़े होते हैं लेकिन बस देखने में बड़े होते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। जब उसमें दिमाग लगाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। चलो क्या बताएं, हवाई जहाज़ नाम लेते बराबर हवाई जहाज़ का क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं हवाई जहाज़ क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज़। ठीक है सर, हम 1 मीटर ऊंचाई पे मान लेते हैं सर, 1 मीटर मान लेते हैं, कुछ यहाँ तक है, कितना 1 मीटर तक नहीं 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर तक ऊंचाई से ये हवाई जहाज़ हमारा उड़ रहा है। ठीक है सर, अब हवाई जहाज़ उड़ रहा है, अब वो कह रहा है कि वहाँ से उन्नयन कोण मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से उन्नयन कोण हमारा कितना वो बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। चलो इसको बाहर लेते हैं, मान लो ये बना रहा है 60 डिग्री, ठीक, केवल ये वाला एंगल, ठीक। अब कह रहा है कि हमारा 10 मतलब जो हवाई जहाज़ है वो 10 सेकंड बाद 30 डिग्री हो जाता है। अब कैसे, अब ये मानना पड़ेगा कि सर 10 सेकंड बाद वो किस तरफ जाएगा कि वो 30 डिग्री बनाएगा। पहले ये ध्यान दो, किस तरफ जाएगा कि वो 30 डिग्री इधर जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, तो इधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर आएगा तो 90 डिग्री इधर से बन जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो एक काम करते हैं, 10 सेकंड इधर जाते हैं, 10 सेकंड तक इधर जाते हैं, 10 सेकंड तक इधर गए, बिल्कुल 10 सेकंड तक गए सर, यहाँ तक पहुँचे। यहाँ भी हमारा हाइट कितना है 1 किलोमीटर ही है, और यहाँ से हमारा जो एंगल बना रहा है, यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है हमारा 30 डिग्री। क्या समझे, अब यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें क्या क्या पता है और क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई। हाँ, जहाज़ की चाल, यानी कि हमारे जो हवाई जहाज़ की चाल है, चाल वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। क्या समझे, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो ठीक है सर, हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसकी जो दूरी है, यहाँ से जो उन्नयन कोण लिए हैं ये x है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम मान लेते हैं y किलोमीटर है, मतलब y मीटर है, ठीक है, y किलोमीटर मान लेते हैं। चलो, तो x और y, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें क्या करना है, छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, छोटा वाला ट्रायंगल, ये पहला वाला, ठीक। उसके बाद ये जो दूसरा वाला है, ये बड़ा वाला, वो बाद में लेंगे। तो पहले जो छोटा ट्रायंगल है उसके बारे में बात करते हैं। छोटा ट्रायंगल कितना एंगल का है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो सर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है ऊपर, 1 किलोमीटर होल डिवाइडेड बाई कितना है, x है। बिल्कुल सर, जब x है तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये √3 है तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि x 1/√3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1/√3 किलोमीटर, x का वैल्यू निकल गया। भाई इतना जो x दूरी चला है, ये जो इतना यहाँ से लिए हैं वो
1/√3 किलोमीटर है। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल क्या कह रहा है सर? दूसरा ट्रायंगल हमारा 30 डिग्री पर है और हाइट 1 किलोमीटर है और डिस्टेंस जो है x + y किलोमीटर है। क्या समझे? ये मैटर है। तो अब देखो ध्यान से, 30 ये हो गया कितना? 1 किलोमीटर होल डिवाइडेड बाई x + y किलोमीटर। बिल्कुल। तो अब क्या करना है? वो इसका क्या हो जाएगा? 1/√3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। चलो एक बार लिख देते हैं, 1/√3 1/x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + y = √3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ये? अब ये y का वैल्यू निकालना है तो x को उस तरफ भेज दो। √3 माइनस कितना हो जाएगा? हमारा 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 यानी कि टोटल हो जाएगा 2/√3। 2/√3 किलोमीटर, यानी ये जो y दूरी है ये 2/√3 किलोमीटर है। अब हमें डिस्टेंस मिल गया। कौन सा? देखो अब हमें क्या क्या पता है? t = टाइम, यानी कि सेकंड हमें पता है कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड पता है, बिल्कुल। और 1 सेकंड में हमें अच्छी तरीके से पता है कि कितना होता है। अगर हम 10 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10/360 नहीं, मतलब 3600 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 3600 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या करना है? किलोमीटर में है हमारा क्या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 2/√3 किलोमीटर है। ठीक, अब हमें किलोमीटर और ये हो गया हमारा आवर। ठीक, अब क्या करना है? सीधे सीधे हमारा स्पीड पूछा है ना, स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2/√3। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? अब 2/√3 है, ठीक है सर। होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/3600। ठीक, अब या फिर 0 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 × 360, उसके बाद होल डिवाइडेड बाई √3। ठीक, अब जब इतना हो जाएगा तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्पीड जानते हो कितना आ जाएगा? स्पीड जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखना। अगर हम 3600 को, तो भारतीय 36 होता है ना, तो 12 × 3, यानी कि अगर ये 3 को अगर हम अंडर रूट में कन्वर्ट करें तो √3 × √3, तो होल्ड यहाँ पर जो √3 था उससे वो कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 12√3 बचा, तो ये हो जाएगा कितना? 240 टोटल। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझे? इस तरीके से, यानी कि 120√3 ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 240√3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड होगी स्टूडेंट्स। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे तो आप घबराना मत। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कोई बात है नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि कैसे इसको फ्रेम करना है, फ्रेम करने के बाद कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या करना था? ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। बस कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ है, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अब जब उड़ रहा है वहाँ से उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और फिर उसके बाद वो 10 सेकंड चला। 10 सेकंड चलने के बाद वो एंगल कितना बना है? 30 डिग्री। तो क्या करना है? इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है कि वो इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप होंगे, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, इसको इस तरफ कन्वर्ट कर दिए, मतलब इस शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू आया, इसको सॉल्व करने के बाद वो आपका इस तरीके से आ गया। यानी कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम दिया रहेगा, बस डिस्टेंस आपको निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के बाद आपको स्पीड कैलकुलेट कर लेना होगा। खैर, तो चलो आज केवल इतना ही। ठीक है, तो एक बढ़िया सा आप क्लास, इस वाले क्लास को करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में, मतलब जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो आप लोग सॉल्व करना उसके बाद। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।